18वीं सदी यानी 1700 से 1800 के बीच में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था। पूरे ग्लोबल जीडीपी का 27% हिस्सा अकेले भारत के पास था। ये यूरोप से भी ज्यादा था, लेकिन 250 साल बाद जब आजादी हमें मिली तो ये हिस्सा गिरकर 3% से भी कम रह गया। अब सवाल यह है कि आखिर इन 250 सालों में ऐसा क्या हुआ कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत कंगाल हो गया। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने इस दौर में हमसे कितना पैसा लूटा? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के हिसाब से ये रकम थी करीब 43 ट्रिलियन डॉलर। सोचिए, आज हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक नहीं पहुंचे हैं और अंग्रेज 200 सालों में लगभग 43 ट्रिलियन डॉलर निकाल कर ले गए। लेकिन ये सिर्फ पैसों की लूट नहीं थी, उन्होंने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को तोड़ कर रख दिया। हाथ से बने कपड़े और लोहे का उद्योग खत्म कर दिया, कारीगरों के अंगूठे काट दिए और हमें सिर्फ कच्चा माल सप्लाई करने वाला देश बना दिया। सबसे डरावनी बात यह है कि 3.5 करोड़ लोग इस दौरान भूखमरी से मर गए, जबकि उसी समय यही अनाज जो भारत में पैदा हो रहा था उसे यूरोप भेजा जा रहा था। अगर आपको हिटलर क्रूएल लगता है तो आप अंग्रेजों की ये कहानी सुनिए। आपको पता चलेगा कि कैसे अंग्रेजों के हाथ करोड़ों भारतीयों के खून से रंगे हुए। रेलवे, जिसे आज डेवलपमेंट का सिंबल बताया जाता है, असल में इस लूट का सबसे बड़ा हथियार था। दोस्तों, ये वो कहानी है जिसमें ऐसे ऐसे मोड़ हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देंगे। ये वो सच है जो किताबों में लिखा तो गया, लेकिन उसे ढंग से पढ़ा नहीं गया। तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा इन सभी बातों को जानने के लिए, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। 18वीं सदी के भारत में कई बड़े बड़े बदलाव आए। साल 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के सामने कई चैलेंजेस खड़े हुए। कमजोर मुगल बादशाहों के चलते मुगल साम्राज्य खत्म होने की कगार पर आ गए। मैसूर, सिख एम्पायर, बंगाल और अवध जैसे कई रीजनल ताकतें इस समय उभर रही थी। हालत इतनी खराब थी कि 1739 और 1757 में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली आकर भयानक लूटपाट मचाई और कत्लेआम कर दिया। इस बेहद क्रूशियल टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने आपस में लड़ने वाले सभी राजाओं के झगड़ों का फायदा उठाया और भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। इंडिया को विदेशी हमलावरों से तो लड़ना आता था, लेकिन अंग्रेज नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली जैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी लूट को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अंजाम दिया। अंग्रेजों के लिए भारत सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, जिसके रिसोर्सेज की बदौलत वो दुनिया भर में अपना राज चला सकते थे, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर चीन। यही वजह है कि भारत अंग्रेजों की कैद से जब बाहर निकला तो इंडिया के अपने इंस्टीट्यूशंस बर्बाद हो चुके थे और उसकी इकोनॉमी का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। भारत में ट्रेड नेटवर्क लगभग खत्म हो गए थे और सबसे गहरी चोट जो इस बीच में हमें पड़ी वो थी भारत का सामाजिक ताना बाना, जो काफी हद तक टूट चुका था। धर्म और जाति की खाई गहरी होती चली गई थी। सिर्फ 200 सालों के अंदर भारत का ग्लोबल जीडीपी का डोमिनेंस पूरी तरह से खत्म हो गया। अच्छे दिन और सारी दौलत लगभग खत्म हो गई। लेकिन सवाल है कि ये सब अंग्रेजों ने किया कैसे? इसके लिए हमें समझना होगा कि भारत अंग्रेजों की गुलामी से पहले कैसा था। 19वीं सदी में अमेरिकन राइटर जेटी सुंदरलैंड ने लिखा था कि यूरोप और एशिया के किसी भी देश से ज्यादा बड़ा इंडस्ट्रियल हब इंडिया हुआ करता था। पूरी दुनिया में उसके कपड़ों, उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड थी। बेहतरीन और आलीशान गहनों के साथ साथ कीमती पत्थर भी भारत से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते थे। उसके मिट्टी के बर्तन, पोर्सलिन के बर्तन और अदनवेयर भी काफी ज्यादा मशहूर थे। मेटल, लोहा, स्टील, चांदी और सोने की उसकी बेहतरीन कलाकृतियां काफी मशहूर थी। इंडिया की वास्तुकला अद्भुत थी और खूबसूरती में दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं थी। इंडिया के पास कई ग्रेट ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, बैंकर और फाइनेंशियर्स थे। इंडिया न केवल एक जहाज बनाने वाला देश था, बल्कि उसका अपना ट्रेड भी काफी सभ्य देशों तक फैला हुआ था। अब हो सकता है इसमें से कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हूं, लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इंडिया अंग्रेजों के आने से पहले एक बड़ी इकोनॉमी थी, जिसकी दुनिया भर में काफी ज्यादा पूछ थी। लंबे टाइम तक भारत कपड़ों के बाजार का सुपर पावर रहा था। गुजरात और सूरत अपने हाई क्वालिटी कपास के बने कपड़ों के लिए जाने जाते थे। 18वीं सदी के बीच तक दुनिया के टोटल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 25% हिस्सेदार इंडिया था।
इस फलते फूलते ट्रेड का पूरी इकोनॉमी पर बहुत असर पड़ा। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चलते कई अलग अलग नेटवर्क बने। इन नेटवर्क्स का फायदा उठाकर इंडियन कारीगर दुनिया के कई देशों में काफी कम रेट में अपना सामान बेच सकते थे और इन नेटवर्क्स ने दूसरी इंडस्ट्रीज को भी फलने फूलने का रास्ता दिया, जैसे कि हैंडलूम इंडस्ट्री या फिर समुद्र व्यापार को चलाने के लिए जहाज बनाने की इंडस्ट्री। उस दौर में ढाका, मसूलीपट्टनम, सूरत, कालीकट, कोल्लम और कई दूसरी जगहों पर जहाज बनाने का काम होता था। कहते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा आगे होते थे बंगाली जहाज। ये काफी सुंदर और मजबूत होते थे। इंस्पेक्शन करने वाले एक ब्रिटिश ऑफिसर ने अपनी डायरी में लिखा है कि बंगाली जहाज़ों की औसत उम्र 20 साल से ज़्यादा होती थी, जबकि इंग्लिश जहाज 12 साल से ज़्यादा नहीं चलते थे। इस तरह दोनों में आप देख सकते हैं कि कौन आगे है। इसी तरह स्टील इंडस्ट्री में भी इंडिया काफ़ी आगे था। भारत में डेमेस्कस स्टील का अच्छा खासा प्रोडक्शन पहले भी सैकड़ों सालों से होता आया था। इस स्टील के बने हथियारों को 19वीं सेंचुरी में एक्सपोर्ट करने का काम भी किया गया। अरब और यूरोपीय अधिकारी रेगुलर टाइम पीरियड पर इंडियन ब्लेड्स का इंपोर्ट करते थे। इनका काम जंग लड़ना तो होता ही था, साथ ही ये इतने सुंदर और इतनी नक्काशीदार होते थे कि इन्हें अपने पास रखना भी सम्मान की बात मानी जाती थी। कुल मिलाकर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में एक सुपर पावर था। दुनिया भर के बाजारों में हाई क्वालिटी सामानों का एक फलता फूलता एक्सपोर्टर था। लेकिन ये जो गौरवशाली इतिहास था, जब भारत सचमुच सोने की चिड़िया था, तब अंग्रेजों ने ऐसा क्या कर दिया जिससे ये सब कुछ बर्बाद होता चला गया। इसके लिए आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी थ्रू आउट दिस वीडियो कि अंग्रेजों के इस देश में सिर्फ 3 मकसद थे, प्रॉफिट, प्रॉफिट और प्रॉफिट। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। हमारे देश में रेलवे लाने से लेकर पोस्टल सिस्टम को डेवलप करने तक हर चीज के पीछे उन्हें बस प्रॉफिट ही निकालना था। खैर, शुरू से अगर शुरू किया जाए इस कहानी को, तो जैसे ही अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करना शुरू किया तो उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के सारे डायनेमिक्स को अपने हिसाब से बदल दिया। जैसे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, इसलिए उन्होंने इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को बर्बाद करने का काम शुरू किया। सारी लोकल इंडस्ट्रीज को इन्होंने खत्म करने का काम शुरू कर दिया। इन्होंने इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। भारत से ये सस्ते दाम में कपास खरीदकर इंग्लैंड में भेजते थे। इंग्लैंड की मशीनों में सस्ता कपड़ा तैयार होता था। फिर इस कपड़े को ब्रिटिशर्स ने भारत में सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर दिया। इससे होना क्या था, लोकल हैंडलूम इंडस्ट्री तबाह हो गई और जो बुनकर यहाँ पर लगे हुए थे वो बेरोजगार हो गए। इसी बीच अंग्रेज भारत के कपड़ों के एकमात्र खरीदार बन गए जो भारत में इन कपड़ों को सस्ते दामों में खरीदने लगे। इसके बाद इन्होंने विदेशी करेंसी की जगह पर भारत के ही टैक्स रेवेन्यू को खर्च किया इन कपड़ों को खरीदने के लिए। इससे हुआ ये कि इंडियन इकोनॉमी स्लो हो गई। भारत के जो हुनरमंद कारीगर थे अब वो बहुत गरीब हो गए थे और मजदूरी करने पर मजबूर थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि ब्रिटिशर्स ने अपनी सेना भेजकर हैंडलूम्स को तोड़वा दिया और बुनकरों के अंगूठे तक तोड़ दिए ताकि वो काम न कर सके। हालांकि ये सारी बातें यहीं तक नहीं रुकी। इंग्लैंड में जो भारत का कपड़ा बेचा जा रहा था उस पर 80% का टैरिफ लगा दिया गया। इससे हुआ यह कि इंडियन टेक्सटाइल को अब बेच पाना लगभग इम्पॉसिबल हो गया। इस टैरिफ ने इंडियन हथकरघा इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी। इसके साथ ही एक और बैरिकेड ये लगाया गया कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के अलावा किसी और को अपना सामान नहीं बेच सकते। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में ऐसे ही कई और बैन लगाए गए थे। इस तरह इंडिया को सिर्फ और सिर्फ कपास और मेटल्स के कच्चे माल का एक्सपोर्टर बनाकर छोड़ दिया गया ताकि अंग्रेज अपनी फैक्ट्रीज में तैयार प्रोडक्ट्स को इंडियंस को वापस महंगे दामों पर बेच सके। सोच कर देखिए, अंग्रेज भारत में इकट्ठा हुए टैक्स के पैसों से भारत का ही माल खरीदकर उसे तैयार माल में बदलते थे और भारत के लोगों को बेच रहे थे। इस पूरे प्रोसेस में अंग्रेजों का ना के बराबर पैसा खर्च हो रहा था। मतलब इन्वेस्टमेंट 0% और प्रॉफिट 100%। इस पूरे प्रोसेस को ही आगे चलकर कहा गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। यह प्रोसेस इस हद तक भारत को नुकसान कर गया कि 1947 तक भारत का केवल 0.7% हिस्सा ही किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा था। लेकिन सवाल है कि जो लोग पहले से इस सेक्टर में काम कर रहे थे उनका क्या हुआ? वो सर्वाइवल के लिए कुछ तो करेंगे। तो हुआ ये कि अंग्रेजों के इस कब्जे के चलते भारत के कारीगर, ट्रेडर्स, बिल्डिंग बनाने वाले और ऐसे ही दूसरे कई स्किल्ड लोग बड़े पैमाने पर खेती करने पर मजबूर हो गए।
डॉक्टर चार्ल्स हॉल के शब्दों में अगर कहूं तो भारत की आबादी को वापस धरती पर धकेल दिया गया क्योंकि ब्रिटेन के भेदभावपूर्ण ड्यूटीज ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग की हर ब्रांच को बर्बाद कर दिया। गांवों में मजदूरों के बढ़ने से उनकी मजदूरी कम हो गई। खराब मौसमी फसलों और सूखे के चलते भारत में कई भीषण अकाल पड़े। इसमें बंगाल और मद्रास के अकाल की खूब बातें होती हैं। इन अकालों के चलते बड़े पैमाने पर गरीबी फैली, लेकिन अंग्रेजों ने यहां भी सुधार करने की बजाय भारतीयों को लूटना जारी रखा। जब भारत की बड़ी आबादी खेती में ढकेल दी गई तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने खेती पर भी टैक्स लगाने शुरू कर दिए। आमतौर पर यह टैक्स पता है कितना होता था? 50 से 80%। ये टैक्स भी फसल कटने से पहले ही तय हो जाते थे। इसका रिजल्ट ये होता था कि जब फसल होती थी तो अक्सर किसानों के पास कुछ बचता ही नहीं था। अक्सर वो अपना टैक्स देने के चक्कर में कर्ज के जाल में फंस जाते थे। कई बार उनका टैक्स बकाया रह जाता था, जिससे कि किसानों की जमीन छीन ली जाती थी। चाहे वो मद्रास के एरिया में रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट हो, या फिर पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगाई गई महालवाड़ी व्यवस्था हो। इन सभी पॉलिसीज में कमियों के चलते बड़े पैमानों पर किसानों की जमीनें नीलाम हुई। उन्हें खाने पीने की फसलों की जगह कैश क्रॉप्स जैसे कि कपास, नील, कॉफी और अफीम उगाने पर मजबूर किया गया, ताकि अंग्रेजों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। और उस प्रॉफिट का कुछ ही % किसानों को मिलता था, जो उनके जेब पर कभी भी असर नहीं डाल पाता था। अंग्रेजों ने कई बार खुलेआम कहा कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स इंडिया पर लगा रहे थे। ब्रिटिश प्रशासक FJ शोर ने बहुत ही क्लियरली कहा था, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द इंग्लिश, दे हैव टैक्स टू द अटमोस्ट लिमिट। Every successive province has been made a field for higher extraction, and it has always been our boast how greatly we have raised the revenue above that which the native rulers were able to extract. इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियंस को किस तरह से लूटने का काम किया था अंग्रेजों ने। ये लोग जितना टैक्स लिया जा सकता था उससे भी ऊंचा टैक्स लेते थे। इस लूटपाट का पूरा फायदा मिला अंग्रेजों को। 19वीं सदी के आखिर तक भारत ब्रिटेन के रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स बन गया था। ब्रिटेन के एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा खरीदार भी भारत था। इनफैक्ट ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स और उसकी आर्मी के लिए जो भी हाई सैलरी वाली जॉब्स होती थी, उनका सोर्स भी इंडिया ही था। इन सबकी पेमेंट इंडियन टैक्स से होती थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अंग्रेजों ने भारत पर एक तानाशाह की तरह राज किया। भारत से मिले रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा भारत में इन्वेस्ट नहीं किया गया। ज़्यादातर अमाउंट इस तरह से खर्च किया गया कि बस गाड़ी चलती रहे किसी भी तरह। मॉडर्न हिस्टोरियंस मानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत से जो टोटल संपत्ति निकाली वो लगभग $43 ट्रिलियन के आसपास है। जी हाँ, $43 ट्रिलियन। जाहिर है कि 250 सालों के अंदर अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया को एक बीमार, गरीब और भूखमरी में जीने वाली चिड़िया बना दिया था। अब कई लोग यहाँ पर भी कमेंट करेंगे और ये बोलने लगेंगे कि अंग्रेजों ने तो हमें रेलवे दिया, पोस्टल सिस्टम को मजबूत किया, सोसाइटी को लेकर काम किया, वगैरह वगैरह। देखो, कहा जाता है कि इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट किया था ब्रिटिशर्स ने, लेकिन असल मायनों में अगर आप देखें तो रेलवे ही इस बात का सबूत है कि किस लेवल पर अंग्रेजों ने करप्शन करके हमारे देश का पैसा हमसे लूट लिया। जब भारत में रेलवे का काम स्टार्ट हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिलाने वाले इन्वेस्टमेंट का सपना दिखाया था। ब्रिटिश सरकार ने कम से कम 5% रिटर्न की गारंटी दी थी, जो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी खासी रकम होती है। लेकिन जब रेलवे डेवलप हुआ और रिटर्न नहीं आया तो इसका नुकसान किसने उठाया? ऑब्वियस सी बात है, इंडियन टैक्स पेयर्स ने उठाया। इस तरह रेलवे को भी ढंग से प्लान करके डेवलप नहीं किया गया। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इंडियन रेलवे को बनाने में ब्रिटिशर्स ने 18,000 पाउंड खर्च किए। वहीं यूएसए में उसी 1 मील रेलवे के निर्माण के लिए सिर्फ 2,000 पाउंड का खर्चा आया। और इस रेलवे को भारत के विकास के लिए नहीं बनाया गया था। इस लोहे की गाड़ी को बनाने का असली मकसद था इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना और ब्रिटिश एंटरप्राइजेस की हेल्प करना। इसी रेलवे की बदौलत ब्रिटिशर्स के लिए बड़े लेवल पर अनाज और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करना पॉसिबल हो पाया। इसी रेलवे का रिजल्ट था बंगाल का अकाल, जिसमें कुछ ही महीनों में बंगाल के 30 लाख लोग मौत की नींद सो गए। पूरे ब्रिटिश इंपीरियल टाइम पीरियड में करीब 3.5 करोड़ लोग अकाल की चपेट में आकर मर गए। यानी कि जो काम स्टालिन ने, हिटलर ने, माओ ने अपने अपने एरियाज में किया, अलग अलग तरीकों से किया, जाहिर सी बात है कि बहुत ही ब्रूटल तरीके से किया,
वही काम ब्रिटिश हुकूमत ने भी तो भारत में किया था। यह आंकड़ा हिटलर के होलोकॉस्ट से 5 गुना ज़्यादा है और अंग्रेज इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। उन्होंने सूखे के दौरान भी ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे देशों को भारतीय खाने की चीज़ों का बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट किया। एक वक्त पर अनाज इंडियंस के लिए इतना महंगा हो गया था कि वो चाह कर भी उसे खरीद नहीं सकते थे। इस तरह से अगर आप देखो तो अंग्रेज़ों को भारतीयों की लाइफ की कोई चिंता ही नहीं थी। अकाल के दौरान रिलीफ का काम करना भी बहुत विरोधों और प्रदर्शनों के बाद ही शुरू किया जाता था। ऊपर से यहाँ इस लेवल पर करप्शन था कि कई लोग इस करप्शन की वजह से मार दिए जाते थे। रिचर्ड टेम्पल, जो कि 1877 में मद्रास के गवर्नर थे, उन्होंने क्लेम किया था कि जब मद्रास में 1877 का अकाल आया तो उन्होंने उस पर काबू कर लिया था। लेकिन अगर मैं इसके फैक्ट्स बताऊंगा तो आपको ये किसी जोक से कम नहीं लगेगा। अंग्रेज़ों ने 3 करोड़ रुपए खर्च किए थे 5 करोड़ लोगों को अकाल से बचाने के लिए। इसके बाद इन्होंने दूसरी किश्त में करीब 72 लाख रुपए खर्च किए 7 करोड़ लोगों को बचाने के लिए। इसमें मैसूर और हैदराबाद के लोग शामिल थे। इस दौरान यह भी हुआ कि जब भारत के कई लोगों ने इस अकाल से बचाने के लिए कदम उठाने की खुद से कोशिश शुरू की तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें भी रोकने की कोशिश की, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इंडियन को बचाने के लिए काम करने लगेंगे तो अंग्रेज़ों के काले चिट्ठे बाहर आने लगेंगे। मद्रास अकाल के बारे में ही ब्रिटिश सरकार में लेफ्टिनेंट कर्नल रोनाल्ड ऑसबॉर्न ने बाद में लिखा था कि अकाल से मरने वाले लोगों के रिलेटिव्स के पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने कंकालों को, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होकर मरे थे वो किसी कंकाली ढांचे से कम नहीं थे, तो उन कंकालों को कुओं में ढकेल दिया गया। माओं ने अपने बच्चों को बेच दिया, पतियों ने अपनी पत्नियां बेच दी और बड़े पैमाने पर इसकी वजह से शुरू हुआ। लोग उस दौर में जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ये हाल था हमारे देश की सोने की चिड़िया का। लेकिन अब इसी जगह पर जब ये सब हो रहा था तब ब्रिटेन की सरकार दिल्ली में दिल्ली दरबार के मजे ले रही थी। उन्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। जब तक अकाल खत्म हुआ तब तक न सिर्फ 1 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी थी, बल्कि ट्यूशन, बाल व्यापार और भुखमरी ने भी मद्रास प्रेसिडेंसी को झकझोर कर रख दिया था। अब कई लोग कहेंगे कि अकाल तो पहले भी पड़ते थे, ब्रिटिश काल में भी अकाल पड़े, तो क्या बड़ी बात हुई। लेकिन असल मायनों में ये काफ़ी बड़ी बात है। ब्रिटिशर्स से पहले भी इस देश में कई अकाल पड़े थे, नो डाउट। मुगल काल में भी अकाल पड़े थे और उससे पहले भी कई अकाल पड़े थे। लेकिन पहले राजा महाराजाओं के अकाल के टाइम पर दान दिए जाते थे, लोगों की नौकरियों का इंतजाम किया जाता था और वो सारे अरेंजमेंट किए जाते थे जिनसे कि अकाल को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और कम से कम लोगों की मौत हो। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका जस्ट उल्टा किया। उन्हें फिक्र ही नहीं थी कि इस देश में लोग इस लेवल पर मर जाएंगे। और आप इस टाइम को जाने दीजिए, आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं हमें, कोई भी बड़ा अकाल आज की डेट तक भारत में नहीं पड़ा है। हाँ, हमारे देश में आज कई दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर सरकारें जो भी आई हैं 1947 से लेकर अभी तक, उन्होंने भारत के लिए सोचा है, नागरिकों के लिए सोचा और उसके लिए ज़रूरी कदम भी उठाती रहती है। कम से कम हमें दिखता है कि हाँ, भारत सरकार ये काम कर रही है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। या उससे पहले जो हमारे यहाँ पर पीडीएस सिस्टम था जिसको बहुत अच्छे से फंक्शन किया जाता था पूरे देश भर में। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि भारत में अंग्रेज़ों ने जो लूट मचाई, उस लूट का रिजल्ट सिर्फ ये नहीं रहा कि भारत गुलाम हो गया और उसकी आर्थिक तबाही हुई, बल्कि भारत की इस लूट में उन करोड़ों लोगों की जान भी गई जो अंग्रेज़ों की बेहद घटिया और लूटपाट की नीतियों का शिकार बन गए थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी ब्रिटिश एम्पायर की, उस लूटपाट की, उस नरसंहार की जो कि दिखाई नहीं देती। हालांकि कागजों में अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत बड़ी लूट थी। हिटलर और स्टालिन के बराबर ही ब्रिटिश एम्पायर हमारे देश के लिए क्रूर था। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।